स्माइल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए चलिए हम अपनी उत्तर प्रदेश की इतिहास की हिस्ट्री की क्लास आगे प्रोसीड करते हुए लेक्चर नंबर 3 से शुरू करते हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन, एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, आगे उसका एक रिवीजन सेक्शन में दिखा दूं आप लोगों को, ताकि आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाए। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने यूपी के स्पेशल सेक्शन को टच किया। फिर यूपी की सेकेंड क्लास में हम लोगों ने स्टोन एज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में स्टडी करी थी। फिर अगली क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ कुछ 16 महाजनपद की भी लेक्चर्स कंप्लीट करी। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है उत्तर प्रदेश का पॉइंट नंबर 3। इसको पॉइंट नंबर 3 इसलिए कहा है कि इसको हमने 0 क्लास कंसिडर करी, उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पहली और उसके बाद उत्तर प्रदेश की हमने दूसरी क्लास करी। याद रखिएगा, अब हम इसकी तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में तीसरी क्लास में हमें क्या मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 16 महाजनपद के दौरान भारत में ग्रेट एपिक्स चल रहे थे, मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश, और इसी दौरान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज घटती है बुद्ध धर्म और जैन धर्म का अनुभव। तो आज की क्लास हमारी जो होगी वो प्योरली धर्मों को लेकर, रिलीजियस फैक्टर्स और उसका उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश के एरियाज में एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण, बुद्धिज्म उत्तर प्रदेश में कहां कैसे संबंधित था, जैनिज्म उत्तर प्रदेश में कहां कैसे संबंधित था, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एपिक्स की बात। तो एपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 2 एपिक्स आते हैं, महाभारत और रामायण। तो नाम से ही पता चलता है हमें एपिक्स की, जब भी हम स्टडी करते हैं। और दोनों के सुपर हीरो, दोनों के गॉड मैंने नाम बताया था, कृष्ण भगवान मथुरा से बिलोंग करते हैं, जो कि क्या है, यूपी में पड़ता है। और दूसरा राम जी, जो कि दूसरे के हीरो हैं, दूसरे महाएपिक के हीरो हैं, ग्रेट एपिक के हीरो हैं। उनका नाम है, जो जन्म स्थान है वो है अवध। अवध मतलब अयोध्या, ये भी आपके यूपी वाले एरिया में पड़ता है। इसी वजह से यूपी की इंपॉर्टेंस धार्मिक रूप से भी और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं से हम देखते हैं कि यूपी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है क्या सरमाइज करने में उन 2 एपिक्स, जो कि रामायण राम जी का अवध वाला, अयोध्या वाला पोर्शन, और महाभारत कृष्ण भगवान का मथुरा ही नहीं, हस्तिनापुर और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इन्होंने अपने सारे जो है कार्य कृत देखने को मिलेंगे। दे क्रोनोलाइज गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ वैदिक एरा। और याद रखिएगा, ये जो ग्रेट एपिक्स हैं ये हमारे वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर का ही एक पार्ट होते हैं, जो कहां पर पनप रहे थे, कहां डेवलप हो रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे। तो कहेंगे कि हम गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन, फिर से जैसे ही मैं गैंगेटिक प्लेन, मध्य देश, नॉर्थ इंडिया, इन सारे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करता हूं, इसका मतलब कंसर्न हो जाता है कि यूपी की बात हो रही। यूपी बोलूं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की बात। अकॉर्डिंग टू रामायण, कौशल किंगडम हुज कैपिटल वाज अयोध्या। कौशल एक जगह थी जहां पर बहुत सारे क्लान्स, फिर आगे चलकर बहुत सारे किंगडम्स, और केवल किंगडम्स ही नहीं, बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे मगध, पड़ाहोतर, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, काशी, इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहा। उत्तर भारत का, सेंट्रल भारत का ये बड़ा हब रहा। तो अगर हम बात करें कि कौशल कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इस समय उसकी राजधानी क्या थी, अयोध्या। और यहीं पर कहते हैं कि राम जी, जो कि लॉर्ड राम के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने शासन किया। और ये कहां पर है, तो प्योरली अपने उत्तर प्रदेश के सेक्शन में पड़ता है। हमने देखा और भी उत्तर प्रदेश के सिग्निफिकेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि महाभारत भी उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये दोनों ग्रेट एपिक उत्तर प्रदेश के संबंध में आ गए कैसे, तो देखेंगे लॉर्ड कृष्णा का जन्म कहां पर हुआ, कहते हैं कि मथुरा में। और ये जो 8 इनकारनेशंस लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं। विष्णु पुराण में, पुराणों में कह लो, ठीक है, विष्णु जी के 10 अवतार बताए गए।
10 अवतार बताए गए, जिनमें से सबसे पहले है मत्स्य, मत्स्य, इसका मतलब पानी में इवोल्यूशन शुरू होगा, फिश थे, फिर उसके बाद होता है कुरु, एम्फीबियंस कहा जाता है दूसरा अवतार। तीसरा अवतार आता है वराह, ये कहते हैं कि ये सुअर, एक जंगली सुअर का अवतार लिया था विष्णु जी ने, तीसरा अवतार, जो कि प्योरली एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के रूप में दिखाया गया। फिर चौथा नरसिंह, कहते हैं कि चौथा अवतार आधा ह्यूमंस और आधा एनिमल का था, जो कि आदिवासी को दिखाता है। और पांचवा अवतार जो माना जाता है वो माना जाता है वामन, मनुष्य का अवतार माना जाता है, छोटे से बौने के रूप में दिखाया गया, जो 3 गज में सारी जमीन नाप देते हैं। फिर छठवां अवतार कहते हैं कि परशुराम, परशुराम के नाम से जाना जाता है। परशुराम कहते हैं कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन ही है। अगर वेदों को साइंटिफिक तरीके से पढ़ें तो हमें दिखेगा कि हमारा जीवन यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हुआ, मछली बने, हम मछली से आगे चलकर उभयचर बने, जिसको हम क्या बोलते हैं, कछुआ। कछुआ मछली की तरह से ही है, बट ये बाहर आकर रहने लगा। कछुए और मजबूत हुए, हाथ पैर थे उनके, कॉर्डेटा डेवलप हुए, तो वो बन गए वराह, कोई जानवर। वराह आज भी आदिवासी बना, तो आधा जानवर और आधा मनुष्य का रूप लिया। और ये नरसिंह का अवतार बताता है, और बताता है कि आदमी अभी थोड़ा सा झुक कर चलता था, जिसको हम होमोनिड कहते थे, होमो इरेक्टस बाद में आया, इसी वजह से इसको वामन, थोड़ा झुका हुआ बौना दिखाया। लेकिन जब ये सीधा हुआ तो इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, लेकिन अभी भी आदमी के अंदर जंगलीपन, गुस्सापन, एग्रेशन बहुत ज्यादा था, रेज, तो इसलिए परशुराम को गुस्सैल दिखाया गया, मनुष्य का एक रूप। फिर आगे चलकर परशुराम क्या कहते हैं, मनुष्य और डेवलप हुआ, तो वेल ग्रूम्ड हुआ, गुस्सा खत्म हुआ इसके अंदर, तो ये जाकर क्या बन जाता है, राम, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम, वेल ग्रूम राम कहते हैं। राम के बाद ये बन जाता है कृष्ण। राम वेल ग्रूम, सीधे साधे, समझदार, पूरे तरह से वेल ग्रूम्ड। आज का मनुष्य आज से 90s के जमाने में, 50s के जमाने में देखिए तो सीधा साधा टाई बेल्ट लगाकर बैठता, लेकिन आगे चलकर कृष्ण का रूप लिया मनुष्य ने। अब 2000 के ईस्वी में छलिया, चालाक, तेज तर्रार, ये गुलिबल हुआ करते थे, ये लोग कैसे हो गए, गाइल हुए, तेज तर्रार, थोड़ा बहुत छल कपट, चालाकी, डिप्लोमेसी, तो ये देखिए मनुष्य का एक रूप है। कहते हैं कि यही कृष्ण ही आगे चलकर क्या बन गए, बुद्ध बन गए। बुद्ध इनका क्या है, 9वां अवतार माना जाता है। कहते हैं कि छल कपट से, चालाकी से काम नहीं होगा, बुद्धि से काम होगा, इसीलिए मनुष्य को बुद्ध बनना पड़ा। और कहते हैं कि यही बुद्धि विनाश का कारण है, जो कि कल्कि के रूप में, कलयुग के रूप में सामने आएगी। आपकी बुद्धि नहीं, हेलीकॉप्टर बनाए, मिसाइल्स बनाए, बॉम्ब्स बनाए, तरह तरह के इलेक्ट्रिक चीजें बनाई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, न्यूक्लियर फिजन्स करने वाली चीजें बनाई, करंट बनाया, तो जितनी भी मौतें होती हैं वो किसकी वजह से होती है, बुद्धि से बनी हुई चीजों की वजह से होती है। इसीलिए मौत का कारण क्या होगा, बुद्धि के बाद जो जन्मेगा वो आएगा कल्कि, और सारी दुनिया को तबाह कर देगा। ये साइंस कह रहा है, प्रूव हो रहा है सामने, और तो और हमारे पुराण और उपनिषद, ब्राह्मण और वेद पहले ही कहकर गए हुए हैं। तो क्या समझ में आता है कि जो 10 री इनकारनेशन है, इनमें से 8वां रिकारनेशन जो कृष्ण, री इनकारनेशन कृष्ण का है, यही कृष्ण हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार है, मथुरा में पैदा हुए। और केवल मथुरा में पैदा ही नहीं हुए, पूरे के पूरी महाभारत की सागा जो चल रही है वो हस्तिनापुर में चल रही है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान द्वारिका, हस्तिनापुर, यहीं पर विचरण करते थे, और यहीं द्वारिका में इनकी क्या थी, पूरी की पूरी एम्पायर थी। लेकिन हस्तिनापुर के लोगों से इनका सीधा सीधा संबंध कौरवों पांडवों से था, इसी वजह से हस्तिनापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, महाभारत से सीधा कनेक्ट हो जाता। कुरुक्षेत्र का वॉर भी आपको उत्तर प्रदेश के उसी बड़े जोन में, वेस्टर्न सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो 10 अवतार से और प्रूफ हो गया कि उत्तर प्रदेश। चलिए आइए देखते हैं, महाभारत जो कहता है एक तरह का वॉर हुआ, सागा भी है, महाभारत इपिक भी है, महाभारत एक वॉर भी है। किसके अंडर में हुआ, तो बताएंगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे, कुरु महाजनपद से बिलोंग किया करते, ठीक है। युधिष्ठिर कौन थे, तो बताएंगे कि 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, ठीक है। युधिष्ठिर, उसके बाद जो अगर हम बात करें तो भीम, फिर अर्जुन, और फिर नकुल सहदेव आते हैं। तो यही 5 पांडवों में से भीम कुरु साम्राज्य के माने जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
एक सेंटेंस पढ़िए, इस सेंटेंस को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है ये सेंटेंस। इट वॉज एन नैमिषारण्य निमसार मिश्रिक इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर पड़ता है यूपी के लखनऊ वाले बॉर्डर पर। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बख्शी का तालाब आपने सुना होगा। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नैमिष अरायंस, नैमिषारण्य, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ऐसे समझो, आरण्य क्या होता है तो बताएंगे कि सर आरण्य जंगल को कहते हैं। आज भी सीतापुर का कुछ इलाका गांव का जंगल का है। तो नैमिष आरण्य, जिसको हम निमसार मिश्रित सीतापुर का एरिया मानते हैं आज अभी वाला, यहां पर उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि आपको कहां पर मिला है तो बताएंगे नरेटेड द स्टोरी ऑफ महाभारत विच ही हैड हर्ड फ्रॉम द वेद व्यास हिमसेल्फ। चलिए इसको मैं समझा देता हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, इसको पूरा का पूरा मैंने अंडरलाइन किया है। एक बंदा रहता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है सूता, सूत, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी सुना रहा होता है महाभारत की। कहां पर से तो बताएंगे कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है, एक जंगल थी जहां पर उसके ढेर सारे लोग बैठे थे, गांव के शिष्य वगैरह बैठे थे, और ये बंदा यहां बैठकर सीतापुर के जंगलों में कहानी सुनाता है। ये कहानी खुद नहीं बनाता, ये कहानी सुनी थी इसने कहां से तो बताएंगे कि ये कहानी सुनी थी इन्होंने वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। और महाभारत की बड़ी कहानी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने क्या किया था, संकलित किया हुआ। कहते हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता कहे जाते हैं। शुरू में इनका नाम कृष्णद्वैपायन था, लेकिन वेदों के चारों वेदों के संकलन कर देने के कारण इनका नाम क्या हो गया, वेद व्यास भी पड़ गया। और वेद कोई लिखित चीज नहीं है, बहुत ही कठिन श्लोक संस्कृत की भाषा में देवों की वाणी है, मतलब भगवान की वॉइस है, जिसको कंपाइल्ड किया गया है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। तो महाभारत की कहानी सूत जो है पूरी महाभारत की कहानी सुनाता है, जो उसने कभी सुनी थी वेद व्यास के मुख से। तो यहाँ पर ये इसलिए उत्तर प्रदेश में सीतापुर पड़ता है, जिसकी वजह से काफी फेमस हो जाता है। आइए उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंस यहाँ देखने को मिली। अगर बताएं स्मृति या बहुत सारे पुराण भी लिखे गए हैं, तो कहां पर लिखे गए हैं, इसी स्टेट में बैठकर, इन्हीं के जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों ने ढेर सारी कहानियां लिखी। ये होती है हमारी दो ग्रेट एपिक्स की कहानियां, जिसमें मेन हीरो हमारे खुद के अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पैदा हुए हैं और उन्होंने विश्व स्तर पर अपने आप को प्रूव किया। तो उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले लोग अगर सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से किसी से कम हैं, तो बिल्कुल सही है, आप नहीं गलत सोच रहे हैं। आपको करना क्या है, पढ़ना है और एग्जाम निकाल कर प्रूव कर देना। चलिए खैर आगे बढ़ते। एज ऑफ किस चीज का तो बताएंगे, किस एज ऑफ महाजनपद। मैंने कहा स्टोन एज पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, प्रतापगढ़ वाला एरिया, सुगौली वाला एरिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा कि आलमगीरपुर वाला एरिया। फिर हमने देखा वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर में भी उत्तर प्रदेश जरूरी हो गया। हमने देखा कि किस तरीके से लेटर वैदिक कल्चर में क्या है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश की चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे वन आरण्यक आ जाते हैं। फिर हमने देखा 16 महाजनपद में से 16 महाजनपद अभी हम लोग को देखना है। 16 महाजनपद में जो है वो क्या है, कम से कम 8 क्षेत्र आ जाते हैं। उन 8 क्षेत्रों की डिटेलिंग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम वैदिक कल्चर के नीचे उतरे, 16 महाजनपद की तरफ ना जाएं, तो हम लोगों ने देखा लेटर वैदिक कल्चर के समय में ही लिखी गई ढेर सारी एपिक्स। इस एपिक्स में ही क्या हुआ, हमें 2 मेजर हीरोज मिले, महाभारत के मिल गए, जिसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है, सहस्त्र संहिता भी इसको कहते हैं। और उसके बाद रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस भी रामायण का ही एक वर्जन है। एपिक्स पढ़ लिया। अब हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, यही 16 महाजनपद, जिसको हमने कहा एज ऑफ महाजनपदास। एक्चुअली जिस समय में हिंदू धर्म धीरे धीरे थोड़ी सी डिक्लिनेशन की तरफ चल रहा था, अपने पतन की तरफ चल रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस, बुराइयां, कुरीतियां आ गई थी, उसी समय में लोगों का धर्म पर से विश्वास भी उठ रहा था और 2 नए धर्म डेवलप हो रहे थे। बुद्धिज्म, क्योंकि इतने सारे कर्मकांड, यज्ञ, हवन और नीचे तबके के लोगों के साथ, डाउन ट्रोडन लोगों के साथ बुरी सलूक किए जा रहे थे, इसकी वजह से लोग नाराज हुए और मूव करने शुरू हो गए थे बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ। और इसी दौरान क्योंकि धर्म पर से ध्यान हटा,
तो ज्यादातर ध्यान जाता है धर्म से हटने के बाद फिर पॉलिटिक्स पर, क्योंकि जो धर्म पर ठीक से टिका है वो ठीक ठीक, जरा सा धर्म से भटका तो डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स की तरफ जाता है। और इसी दौर में लेटर वैदिक कल्चर में 16 महाजनपद के दौरान पॉलिटिकल जो है डायनेस्टीज डेवलप होना शुरू हुई, जिनमें सबसे पहली डायनेस्टी थी तो बताएंगे कि हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी में आते हैं, बताएंगे आप लोगों ने अगर इतिहास ठीक से पढ़ा होगा तो जानते होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, और उसके बाद छोटे मोटे आए। फिर आता है नागवंश, जिसको शिशुनाग और कालाशोक कहते हैं। फिर नागदशक के बाद आते हैं नंदवंश। यही वो नंद है जो महापद्मनंद, धनानंद और चाणक्य वाला इलाका था। और इसी समय में कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन भी शुरू हो गया। और फॉरेन इन्वेजन किसका था? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का। नंदवंश के धनानंद के समय में ही फॉरेन इन्वेजन हुआ। हल्का सा मैंने हर्यक, नागवंश और नंदवंश को टच किया। इसका उत्तर प्रदेश में क्या जो है इंपॉर्टेंस रहा है, आखिर इसके समय में डेवलप होने वाले राज्य जो छोटे थे, धीरे धीरे जिले से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और महाजनपद से पूरा का पूरा एम्पायर बन गए। तो ये दौर उत्तर प्रदेश के संक्रमण का दौर था। इसमें बहुत सारे लोगों के आवाजाही शुरू हुई और ढेर सारी संस्कृतियों का विकास भी इसी में होना शुरू होता। तो इन्हीं 3-4 डायनेस्टीज के अलावा अवंती, कौशल, श्रावस्ती, राजगीर, वज्जी और ऐसे बहुत सारे 16 और राज्य हम पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं, जहां पर बड़े बड़े राजा एम्पायर बना रहे होते हैं अपना। तो चलिए हम शुरू करते हैं 16 महाजनपद में। वो 16 महाजनपद को पहले हम ठीक से समझेंगे। पहले जान जाइए महाजनपद का लिटरेरी मतलब क्या होता है। एक छोटा सा जिला है वो जनपद है, लेकिन इसने अपना एक्सटेंशन बड़े लेवल पर फैला लिया। अब ये क्या बन जाएगा? महाजनपद। महा मतलब होता है ग्रेट, जनपद मतलब होता है किंगडम। तो अगर हम ठीक से समझे तो ग्रेट किंगडम में भी जहां पर राजनीति पहली बार शुरू हुई, जहां पर सबसे पहली बार भारत में कोई डायनेस्टी आती, वो डायनेस्टी यहां से शुरू होती है महाजनपद से। तो हम बताएंगे कि इसी के समय में नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिया का मध्य देश, नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न, इस ड्यूरेशन में इतने बड़े लेवल पे संक्रमण हुआ राजनीति और धर्म का, संस्कृतियों का विकास, व्यापार, एडमिनिस्ट्रेशन और तरह तरह की चीजें यहां डेवलप हो रही थी। इस सारे राज्य एक दूसरे से आपस में एक दूसरे द्वारा जीते जा रहे थे और एक दूसरे में मिलाए जा रहे थे। तो साम्राज्य बहुत बड़ा होता जा रहा था। और देखोगे तो ये मध्य देश का प्रदेश आ जाता है, जिसमें नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस भी कुछ आ जाते हैं। मतलब गांधार, काबुल, सिंध, मकरान, हेरात, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे सेक्शन पाकिस्तान के भी आ जाते हैं। बट हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जिलों की बात करेंगे। ऐसे देखोगे तो पूरे भारत में कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे, जिनमें से 7 से 8 कहां पर थे? यूपी में आते हैं। तो उन्हीं 7 से 8 के बारे में हमें डिटेलिंग करनी। किधर साइड फैला था देख लिया, महाजनपद का मतलब क्या होता है देख लिया। हम देखेंगे कि आर्यंस का ये क्षेत्र था। आर्यंस जब मैंने बताया था कि वैदिक कल्चर में जब आए तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, ईस्ट की तरफ उनका एक्सपेंशन शुरू हुआ था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। और जैसे ही ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो हो जाता है फिर रेगुलर फ्रिक्शन बिटवीन देम, नॉन आर्यंस ट्राइब्स और क्या आर्यंस के बीच में हमेशा झगड़े होते थे। अब किसको लेकर होते होंगे? तो जमीन को लेकर, जानवरों को लेकर। इधर से आर्यंस जो है डोमिनेट करते थे, इधर से द्रविडियंस, नॉन आर्यंस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता था। कॉन्फ्लिक्ट होने के साथ साथ कभी कभी मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे, जिसकी वजह से दोनों की संस्कृतियों का मिलन होता है। तो उत्तर प्रदेश के निचले पोर्शन में आर्यन और द्रविडियन का जो है वो हमें मर्जअप भी देखने को, अलाई देखने को, एक अमलगम देखने को भी मिल जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। These tribes Aryans were called Janas by many वैदिक कल्चर। आपको पता है जन से ही बना जनपद, जनपद से ही बना महाजनपद। जैसा कि मैंने कहा आर्यों की अपनी ट्राइब थी, उन्होंने आर्यंस ने द्रविडियंस को नीचे भेज दिया और उत्तर प्रदेश के खास तौर के इस जिले को अपना बना लिया। अब ये यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र था, फर्टिलिटी थी, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के आर्यंस थे। कहीं पुरु, कहीं तुर्वस, कहीं यज्जु, कहीं पांचाल, कहीं कुरु। ये लोग अपने डेवलपमेंट पे लग जाते थे और डेवलपमेंट जब करते थे तो इस समय में इनके महाजनपद नहीं हुआ करते थे। छोटे छोटे क्लान्स को जनपद कहा गया, जन कहा गया।
चलिए 2-3 क्लास मिल गए एक साथ, ढेर सारे जन मिलकर क्या बनाते हैं, जनपद, और ऐसे ही ढेर सारे जनपद आपस में मिल गए तो क्या बना देते हैं, महाजनपद। इस तरीके से महाजनपदों का निर्माण जन से हुआ। जन का मतलब होता है ट्राइब, जो कि आर्यंस की कही जाती थी, जैसे भरत ट्राइब, कुरु ट्राइब, पुरु ट्राइब, तुर्वस ट्राइब, यदु ट्राइब, तरह तरह के ट्राइब्स हुआ करते थे। तो आगे चलकर यही ट्राइब्स आपस में मिले, मिलकर जनपद बनाते हैं, और यही जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड के सब कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जगह पर जनपद थे। तो यही सारे जनपद मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, अपनी एक बाउंड्री। और कभी कभी होता है कि ये बाउंड्रीज को तोड़कर बगल वाले जनपद को भी अपने में मिला लिया, तो 2-3-4 जनपदों के समूह को महाजनपद का दर्जा दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत मुख्य जो है राज्य महाजनपद के रूप में आपको सामने दिखाई देंगे। इनकी उत्पत्ति कब हुई है तो मैं बता दूं, महाजनपदों की उत्पत्ति 600 BCE में। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब इसको AD के रूप में समझने की कोशिश कीजिए। डेवलप्ड इनटू बिगर पॉलिटिकल बॉडीज, मैंने कहा ना धर्म जब छूटा तो ये जन से जनपद, जनपद से महाजनपद जो बन रहे थे ये डेवलप हो रहे थे, और डेवलप होकर क्या बना रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के पीछे 2 मिनट लूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों बन रही। हम लोगों ने देखा वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर में बहुत अंतर है। वैदिक कल्चर पूर्ण रूप से भगवान पर आधारित था, लेटर वैदिक कल्चर थोड़े से एक्सपेंशन और राजनीति पर भी आधारित हो गया, क्योंकि इस समय में लोहे की खोज हुई तो वेपन्स बनने लगे। लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज कह लो या मेटल की खोज कह लो, मेटल की खोज की वजह से क्या हुआ, वेपन्स बनने लगे। मेटल की वजह से फॉरेस्ट काटे जाने लगे, फॉरेस्ट काटे जाने लगे तो लैंड जो है फर्टाइल मिलने लगी। फर्टाइल लैंड के लिए लड़ाई होनी शुरू हुई। क्यों लड़ाई हुई, हमें एनिमल्स चाहिए, हमें फूडिंग फॉडरी चाहिए, और हमें एक्सपेंशन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज किया करते थे। तो इसी फर्टाइलिटी लैंड के लिए जो वॉर होना शुरू हुआ, और वॉर के लिए चाहिए क्या, वेपन्स। वेपन्स के लिए मेटल मिल गया था। अब वॉर करने के लिए चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स, बाउंड्रीज और सेना, आर्मी, और इसी सारी चीजों को मिलाकर एक्सपेंशन देखिए होना शुरू हुआ, और सडन में एक क्रांति आ गई जनपदों को जीतने, जमीन को जीतने की। कि जमीन का ही मतलब क्या है, लैंड से हमें सोना चांदी मेटल खाना पीने की चीजें और हर चीज हमें कहां से मिल रहा है, जमीन से। इसीलिए उसी समय से 16 महाजनपद से ही लैंड एक्सपेंशन टेरिटरीज बनाने का एक कॉन्सेप्ट सामने आया, और इसी वजह से ये बहुत तेजी से बूम किया, एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से डेवलप करना शुरू करता। तो दीज किंगडम्स केम टू बी नोन एज महाजनपद। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, जब से बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुआ, उसी वजह से ये महाजनपद शुरू हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म में लोग घर बार छोड़कर जा भी रहे थे। अब वही प्रोमिनेंट लोग बचते थे जिनको लैंड चाहिए, जो थोड़े से क्या हो, पावरफुल हो, जिनके पास थोड़े पैसा हो, जो आर्मी रख सकते हो, वो प्रोमिनेंट लोगों ने महाजनपद बनाना शुरू किया। और कुल मिलाकर कितने महाजनपद आए, तो यही 16 महाजनपद। मैं नाम बता देता हूं, एक बार याद रखिएगा। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्र, एक्चुअली ये मध्य देश कह लो, सूरसेन, अश्मक, जिसको अश्मक, जो कि अश्मक, जिसको जो है अश्मक कहा जाता है। कहते हैं कि ये अश्मक नहीं, अश्मक भी कहा जाता है इसको। यही एक ऐसा मात्र ऐसा 16 महाजनपद में से एक था जो साउथ इंडिया में पड़ता, अवंती, गांधार और कंबोज। अगर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं तो देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन 16 महाजनपदों में सारे महाजनपद यहां पर है, लेकिन एक महाजनपद थोड़ा सा दक्षिण में, साउथ में चला जाता है, और ये साउथ वाले बाकी 15 ऊपर हैं, एक साउथ में, उसका नाम क्या है, अश्मक, जिसको हम अश्मक के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात समझे, इसकी राजधानी पोतिन थी। चलिए, यही 16 महाजनपदों में, उन महाजनपदों को ही हम पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे नहीं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर टच करते हैं, या उत्तर प्रदेश के मेन सेंट्रल लैंड में आते हैं। तो आइए चलें, इस 16 में से कितने, तो पता चला कि 16 में से कम 8 उत्तर प्रदेश में। और यहां से फिर से पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी हमें दिख जाता है। हमने देखा कि आदिवासी भी हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, हमने देखा कि लिटरेचर्स हमारे यहाँ वैदिक कल्चर में डेवलप, हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बार अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ हो रही, जहां इंडस्ट्रीज मिली। फिर हमने देखा
कि इपिक्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। फिर हमने देखा उत्तर प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों मैं यहाँ उत्तर प्रदेश आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों एग्जाम में आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो पता चला यहाँ पर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्मी डेवलप हो रही थी। पहला डायनेस्टीज यहीं पर डेवलप हुआ, पहले राजा यहीं पर आए, तो कुछ तो रहा होगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की गंगा जमुना दोआब, क्लाइमेट, और मैंने क्या बताया था कि इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। चलिए, तो वो कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ना है? कुरु, कौरव वाला सेक्शन, पांचाल, द्रौपदी वाला सेक्शन, वत्स, सूरसेन, मथुरा वाला सेक्शन, कौशल, अवध वाला सेक्शन, रामजी वाला, मल्ल थोड़ा सा ट्राइबल एरिया है, काशी सबसे पुराना हमारा ट्रेडिशन, हमारी रिलीजन यहीं से शुरू होती है, और चेरी। हम इतने लोगों के बारे में, इतने राज्यों के बारे में, जिसको महाजनपद कह लो, राज्य कह लो, जैसे आज हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, वैसे ही शुरू में क्या होते थे? 16 महाजनपद, 16 स्टेट होते थे। तो पूरे इंडिया में 16 स्टेट थे, इन्हीं से टूटकर 28 बन गए। तो ये 16 में से 8 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपी में पड़ता है। तो इनमें से सबसे पहले हम शुरू करेंगे और तेज चलेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों पर ही हम लोग फोकस करते हुए। कुरु के बारे में पूरी कहानी पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। काशी, कौशल और वत्स, वो भी अगर हम बोले 8 में से और भी कोई सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है तो बताएंगे सर काशी, कौशल और वत्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माने जाते हैं, सबसे ज्यादा फेमस है। तो 8 पढ़ेंगे हम, बट इन चीजों को विशेष ध्यान देते हुए चलें। तो अगर हम बात करें कि क्या, जैसे हमारे यहाँ अभी, इसको समझिएगा, अभी मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 28 स्टेट्स हैं, तो क्या 10 यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं। ठीक इसी तरह से एंशिएंट इंडिया में, मैंने क्या बोला? मॉडर्न इंडिया में 28 राज्य हैं, तो 10 यूनाइटेड टेरिटरीज भी तो हैं, यूनियन टेरिटरीज। 10 नहीं 8 है, ठीक है, इसको अपडेट करिएगा। 28 अगर स्टेट है तो 8 क्या है? यूटीज। ठीक इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया में पहली बार जब राज्य महाजनपद बन रहे थे तो 16 महाजनपद है, इसके अलावा 10 क्या है? तो बताएंगे कि सर ये रिपब्लिक्स भी थे, रिपब्लिक्स। ठीक है, अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है, मैं बता देता हूं। अगर मैं कहूं कि 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे अभी भारत में, तो पहले जमाने में भी ऐसा होता। मान लो एक राज्य है अवंती, हमने अवंती एक राज्य ले लिया, तो अवंती बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसमें कुछ गांव के, कुछ पिछड़े, कुछ ट्राइबल लोग भी होंगे। उस एरिया को हमने क्या दिया? जैसे मैंने कहा कि ये है हमारा राज्य, इस राज्य में कुछ एरियाज में क्या होंगे? ट्राइबल लोग रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये सब मिलाकर कहलाएगा क्या? एक स्टेट। लेकिन इसके ऊपर एक अपना एक किंग होगा, लेकिन ये किंग इन ट्राइबल्स लोगों के बीच में, उनके एरियाज में, उनके क्षेत्रों में नहीं जाएगा, ना ही किसी तरह का जजमेंट करेगा, ना ही किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो इनका भी अपना एक नाम आया। ये स्टेट या महाजनपद नहीं कहलाए, ये महाजनपद नहीं कहलाए। महाजनपद कौन थे? ये पूरा स्टेट था, लेकिन इसके अंदर कुछ क्षेत्रों में अपनी एक जाति थी, कुछ यूनिट बनाकर, इसी को हमने क्या बोला? रिपब्लिक्स, जिनको हम जनसंघ कहते थे, जनसंघ, या फिर इन्हीं को गण संघ कहा जाता। गण संघ मतलब ढेर सारे ट्राइबल लोग एक संघ बनाकर रहते थे और किसी तरह की इंटरफेरेंस बाहरी नहीं आने देते थे, जिसको संप्रभुता कहते हैं, जिसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो रिपब्लिक्स की अपनी खुद की सोवरेनिटी होती थी और स्टेट्स की अपनी खुद की सोवरेनिटी होती थी, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। मेरी बात आप समझ गए? तो ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ हमें रिपब्लिक स्टेट्स भी मिले, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य लोग, शाक्य एक जाति हुआ करती थी जो कपिल वस्तु में मिलती। सुमसुमार गिरी के भग्ग लोग, भग्ग एक लोकल जाति ट्राइब हुआ करती थी जो सुमसुमार गिरी में रहती थी। और ऐसे ही पावा और कुशीनगर के मल्ल लोग, जहां पर हमारे गौतम बुद्ध और जहां पर हमारे बड़े महावीर भी जाकर मरे। देखिए एक और चीज, उत्तर प्रदेश में अगर 2 सुपर हीरो डेवलप हुए, कृष्ण भगवान राम जी, तो 2 सुपर हीरो मरे भी। कौन कौन मरे? तो बताएंगे, कुशीनगर में मरे हमारे बुद्ध भगवान और पावापुरी में जाके हमारे महावीर स्वामी।
और ये मल्लों की जाति है, मल्ल लोग होते हैं, थोड़ी सी पिछड़ी जाति मानी जाती है, ट्राइबल, लेकिन तेज तर्रार लोग थे। तो ये 3 रिपब्लिक्स भी हमारे स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, उत्तर प्रदेश में हर चीज देखने को मिल रही है। आइए अब हम शुरू करेंगे कहां से, उन 8 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है काशी। काशी की कैपिटल काशी वाराणसी है, अभी ये प्रेजेंट डेट में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये हमारे रिलीजन का, जहां पर विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव और भी बड़े बड़े देवताओं का हब है, रिलीजन के साथ साथ कल्चर आइकॉन है। और अभी की बात करें तो ये एजुकेशन का भी, आपने देखा होगा बीएचयू, बिना सिंधु यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये सारी कहां पर हैं, अपने हब बन चुके हैं। कल्चरल ट्रेडिशन के अलावा ट्रेड के लिए भी बनारस क्या है, फेमस हो चुका है। तो इतनी सारी चीजों का हब बन गया है काशी। और काशी में वाराणसी वर्ड आ रहा, वाराणसी वर्ड एक्चुअली वरुणा और 80 नाम की 2 सिटीज से बना हुआ, घाटों का नाम है, रिवर्स के फॉर्मेशन से बना हुआ। कहते हैं कि गंगा नदी यहां से जाती है, वरुणा और 80 के मिलन को, नदियों के मिलन से ये शहर भी नाम पड़ा। वरुणा एक शहर भी है, 80 एक शहर भी है, वरुणा एक घाट भी है, 80 एक घाट भी है, वरुणा एक नदी भी है, 80 एक नदी भी है। इसीलिए इन सब के मिलन को एक नाम दिया गया वाराणसी, जो कि पुराना नाम है, जो कि नया नाम है काशी। काशी एक पुराना नाम। ठीक है, चलिए खैर, कुछ लोग इसे बनारस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो काशी की एक बड़ी इंपॉर्टेंस हमने देखी। और क्या था यहां पर, तो आइए देखते हैं। काशी में जातक कथाएं आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर हम बात करें कि आप केवल काशी हिंदू मिथोलॉजी में ही मिल जाता है क्या, तो बताएंगे नहीं। क्या पॉलिटिकल में ही मिल जाता है क्या, नहीं। बुद्धिस्ट लोगों की एक, जैनिस्ट लोगों की एक किताब है, उस किताब का नाम है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में महावीर के काम, उनकी कहानियां, उनके पुनर्जन्म की कहानियां और तरह तरह की बातें, अवतारों के बारे में लिखा है। तो जातक कथाओं से हमें काशी के बारे में डिटेल पता चल जाता है। उसमें यह बताया गया कि काशी क्या है, बॉडी ऑफ मिथ्स एंड फोल्कलोर रिवॉल्विंग अराउंड द प्रीवियस बर्थ ऑफ द गौतम बुद्ध। ये भी पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है अपने जातक से पता चलता है कि काशी में जन्मे, ऐसा माना जाता है। तो हाँ, गौतम बुद्ध कहते हैं कि काशी से थोड़ा दूर नेपाल के पास लुम्बिनी में एक जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ, लेकिन काशी में आकर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कहते हैं जब बुद्ध मरे तो वो दोबारा फिर से जन्मे, इस बारी कहां पर जन्मे, काशी, ना कि नेपाल लुम्बिनी, क्योंकि उन्होंने वहीं पर पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। कहां बताया मैंने, सारनाथ, लिख लिया करिए इसको। सारनाथ कहां है, काशी के बिल्कुल पास पर। चलिए, और हमने क्या देखा कि भैया अगर हम बात करें कौशल की, या फिर बात करें अंग की, या फिर हम बात करें मगध की, ये सब काशी से हमेशा से एफिलिएटेड रहे हैं आस ही पास। तो इसलिए वैदिक टेक्स्ट में भी इन सारी चीजों का नाम और काशी का नाम भी आ जाता है। केवल जातक कथाओं में ही नहीं, वैदिक लिटरेचर में भी हमारा इसका नाम आ जाता है। आइए, मत्स्य पुराण में अगर हम बात करें या अलबरूनी के अकाउंट के बारे में भी पढ़ें। अलबरूनी कौन था, अलबरूनी आपको बता दूं, लिख लीजिएगा इसको। अलबरूनी जो है एक्चुअली आया था, यामिनी वंश के एक शासक थे जिन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया। 17 बार अटैक किया, जिहाद का नारा लगाया और यहां से लूटपाट करके लेकर गए, मंदिरों को भी तोड़ा। उन्हीं के साथ एक आया हुआ बंदा था, उसका नाम था अलबरूनी, जिसने भारत के, और जिसमें विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी मेंशन किया। उस किताब का नाम है, अलबरूनी ने जो लिखी, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद नाम दिया गया उसका। इसी को बोलते हैं तहकीक, तहकीक ए हिंद। मतलब तहकीक का मतलब होता है कि पता करना, खोजबीन करना। तो उसने भारत में रहकर ढेर सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में घूमा, लोगों से बात किया, उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में घूमा, और सारा अध्ययन करने के बाद उसने लिखी किताब किताबुल हिंद, और इसमें उत्तर प्रदेश और भारत के बारे में एक्सप्लेनेशन। मत्स्य पुराण में भी उत्तर प्रदेश के बारे में जो है नाम लिख जाता है। काशी के बारे में क्या बताया, कौशिक या कौशिका के रूप में काशी को जाना जाता है। काशी को हम कौशिक या कौशिका के रूप में भी जान सकते हैं। ये नई इंफॉर्मेशन है, इसको अपडेट कर लीजिए अपने नॉलेज में। आइए अब हम पढ़ेंगे अगला, कौशल। हमें इसकी राजधानी और इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं। कौशल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है श्रावस्ती। यहां के राजा प्रसेनजीत थे,
और इन्होंने बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इक्वल चल रहे थे गौतम बुद्ध के, सेम उम्र के सेम समय में डेवलप कर रहे थे। ये वही प्रसेनजीत हैं जिनकी घर से शादी हुई थी बिंदुसार के यहाँ पर, सॉरी बिंबिसार के यहाँ पर, बिंबिसार के यहाँ पर इनकी शादी हुई थी प्रसेनजीत के घर से, और काशी इनको दहेज में मिल गया। बिंबिसार को काशी कहते हैं कि शादी के समय में दहेज में काशी मिला था बिंबिसार। ठीक है, तो वो कौन थे जिन्होंने काशी दिया? प्रसेनजीत। कहाँ के राजा थे? कौशल। मैंने कहा था ना, कौशल का, अवध का, पांचाल का सीधे सीधे काशी से कनेक्टेड होता है। तो देखिए कनेक्शन निकल गया। आइए 1 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ कि कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। और कौशल के राजा प्रसेनजीत किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो गौतम बुद्ध के। इनकी शादी किसके यहां पर हुई थी? तो बिंबिसार, हर्यक वंश के राजा, मगध के बड़े राजा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि श्रावस्ती, खुशावती, साकेत और अयोध्या, ये सबको मिलाकर ही पूरा का पूरा क्या बन जाता है? कौशल बनता है। कौशल में अयोध्या भी आ रहा है, और बाकी 3 और क्षेत्र आ रहे हैं, उन्हें याद रखिएगा और इसको अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक लगाकर याद करिएगा। आइए हम मॉडर्न उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कौशल पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा कौशल और बड़ा एक्सटेंशन कर लिया गया, तो मॉडर्न उत्तर प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। अगर हम पूछें इसके साउथ में क्या है तो बताएंगे गंगा, इसके ईस्ट में क्या है तो बताएंगे गंडक। अगर हम बात करें कि ये कौशल है तो गंगा ऐसे जा रही और गंडक कैसे जा रही? गंडक नदी यहां से ऐसे निकल रही। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आपका कौशल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला क्या है? कौशल और भी फेमस था। अगर बात करें तो कौशल हमेशा से सेंटर ऑफ हब रहा है, क्योंकि जैसे ही बिंदुसार ने प्रसेनजीत के साथ रिश्ता बनाया और उनके यहाँ पर शादी हुई तो उनको काशी मिल गया, लेकिन जैसे ही बिंदुसार मरे उनका पुत्र आया कुड़िक, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत से वॉर किया, युद्ध किया, बैटल किया, और मगध का सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट किससे देखने को मिला? कौशल से। आगे चलकर मगध और कौशल में हमेशा से वॉर ही चले। शुरू में मैत्रीपूर्ण संबंध थे, बट युद्ध हो गए और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत फेमस हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ी जो है वो पहली दुश्मनी और लड़ाई के रूप में जाना जाता है। चलिए, अजातशत्रु मगध का राजा बना तो प्रसेनजीत से उसने क्या किया? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल किया, जबकि वो उसके घर के संबंधी लगते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, और सत्ता पाने और पावर दिखाने के लिए, और ये हमेशा से चलता रहा। और लिच्छवी और मगध के बीच में क्या हुआ? एक इश्यू चलता रहा। चलिए, अगर बात करें प्रसेनजीत कौन थे तो वो बड़े पावरफुल आदमी थे। कौशल की अल्टीमेट पावर उनके पास थी, लेकिन आगे चलकर मगध में ये मिल जाते हैं, क्योंकि अजातशत्रु और उदयन बड़े पावरफुल और अग्रेसिव लोग थे, इनके सामने टिकना नामुमकिन थे। चलिए आगे बढ़े। चेदी या छेती के नाम से जाना जाने वाला राज्य है। इसकी राजधानी अगर मैं पूछूं क्या है तो बताएंगे शक्तिमती, शक्तिमती, सुक्तिमती, शक्तिमती, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और कहां पर पड़ता है तो हम बताएंगे कि ये यमुना नदी के पास में, ऋग्वैदिक वेद में इसका उल्लेख है। यहां का राजा था शिशुपाल, छेदी वंश का राजा था शिशुपाल, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि जरासंध जो मगध का था, और दुर्योधन जो हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कौरव लोगों का भाई था, ठीक है, ये भी यहीं से शक्तिमती चेदी का ही राजा हुआ। आइए प्रोमिनेंट चेदी रूलर्स की बात करें तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, कृष्ण के, पांडवों के, कौरवों के, द्रोणाचार्य के, भीष्म पितामह के अंडर में, धृतराष्ट्र और बड़े बड़े पांडु लोग जो थे उनके अंडर में जो है ये युद्ध जो हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश के ही सेक्शन में। धम्मघोष, शिशुपाल, कुरुक्षेत्र का वॉर, दक्षिण केतु, सुकेतु, शरभ, भीष्म की वाइफ, ये सब लोग डायरेक्टली किसी ना किसी तरह से चेदी से, और चेदी डायरेक्टली कनेक्टेड था किससे? यूपी से बिलोंग करते थे। इट वॉज चोजन फॉर द स्पेंडिंग ऑफ 13th ईयर ऑफ एग्जाइल ऑफ द पांडवास। कहते हैं उत्तर प्रदेश और इंपॉर्टेंस क्रिएट कर लेता है जब पांडव लोगों को क्या दिया जाता है? अज्ञातवास और कई दिनों का जंगल में रहने का ऑर्डर दिया जाता है, तो वो वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश के ही जंगलों में इतने साल विचरित करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने अपना एग्जाइल एक्सेप्ट किया, और क्या हुआ? निकल गए अज्ञातवास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सूरसेन। सूरसेन एक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको मैं बता दूं, क्योंकि कृष्ण भगवान की नगरी है मथुरा।
जहां पर कृष्ण भगवान की रास लीलाएं गोपियों के साथ जो है वो उनकी रास लीला, उनके जीवन के बीते हुए पल, जहां पर वो गाय चराते थे, जहां पर बांसुरी बजाते थे, जहां पर वो बदमाशी किया करते थे, मक्खन चुराते थे, ये सारी जगहें कहाँ की हैं? मथुरा, जहां पर उनका बचपन बीता। कालिया नाग का वध किया यमुना नदी के तट पर, तो ये सारी चीजें कहां पर हुई? सूरसेन। सूरसेन एक बड़ा साम्राज्य था जिसमें मथुरा एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, तो मथुरा उसकी राजधानी हुई और सूरसेन बड़ा का इलाका हुआ। कहते हैं कि कृष्ण भगवान इसी जो है सेक्शन में दिखे और मेगास्थनीज ने बताया क्या कृष्ण को, कहते हैं कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। मेगास्थनीज या यूनानियों ने इनको हेराक्लीज से पहचाना। हेराक्लीज, कृष्ण का नाम था हेराक्लीज, जिसको वासुदेव कहा गया। कहते हैं कि कृष्ण, पहला शब्द जो आया है कृष्ण, ये छांदोग्य उपनिषद में आया है, याद करिएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहली बार कृष्ण शब्द आया। चलिए अगर हम बात करें अवंतीपुरा, जो कि सूरसेन के अवंतीपुरा सूरसेन के राजा जो थे, फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा कहा जाता था, ये यहां पर मथुरा में रहे हुए। क्या नाम उनका था? अवंतीपुरा। चलिए, सूरसेन के राजा जो थे वो पहले गौतम बुद्ध के मतलब शिष्य माने गए। सबसे पहले शिष्य अगर हम पूछें जो कौन थे, वो भी किंग के रूप में, ऐसे तो शिष्य बहुत बने, आनंद पहला उनका शिष्य बना था, लेकिन सबसे पहली बार किंग के रूप में जो बने वो कौन बना? अवंतीपुरा के राजा थे। ठीक है, सूरसेन के राजा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्या है। तो सूरसेन का एक और सेक्शन अगर आप चाहें तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट के रूप में दिखा रहा हूं मैं। साउथ वेस्ट ऑफ द मत्स्य एंड द वेस्ट ऑफ द रिवर यमुना में आपको सूरसेन देखने को मिल जाएगा। तो यमुना नदी के तट पर सूरसेन है, बस ऐसे याद करिए, बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं। वेरियस ट्राइब इनहेबिटेड द रीजन एंड दे वर हेडेड बाय द चीफ। मतलब क्या, केवल यहां पर एक ही प्रकार की जाति नहीं रहती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सूरसेन बहुत बड़ा था, विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स यहां पर रहा करती थी। चलिए आगे बढ़े। कुरु, कुरु जैसा कि मैंने बताया कौरवों का गढ़ था, तो इंद्रप्रस्थ इसकी अपने आप राजधानी क्या हो जाती है? हो जाती है। और इंद्रप्रस्थ बहुत बड़ा हब था पॉलिटिकल। कहते हैं कि मेरठ वाला सेक्शन या हरियाणा वाला सेक्शन, जिसको हम वेस्टर्न यूपी कहते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि ये अभी भी इंद्रप्रस्थ है, जहां से दिल्ली पास पड़ता है। चलिए कहां से हमको पता चलता है? तो बताएंगे यहीं पर पुरु और भरत जन मिलकर एक नया सिस्टम शुरू करते हैं, हस्तिनापुर। कुरु लोग यहाँ के क्या थे? स्पेसिफिक पीपल माने जाते हैं, जो कुरुक्षेत्र के वॉर में भी इन्वॉल्व थे। ये सारा सेक्शन उत्तर प्रदेश में आ जाता है, इंद्रप्रस्थ, कुरु, कुरुक्षेत्र, ये सारे उत्तर प्रदेश के पार्ट। आइए अगर हम बात करें कुरु के बारे में और कुछ जानना है तो हाँ, कुछ और फैक्ट्स हैं, देख लीजिएगा सभी। अगर हम बात करें, एक बुक है बुद्धिस्ट बुक सुमंग विलासिनी, जिसमें कुरु लोगों के बारे में बताया और कहा गया कि ये लोग कहां से आए हैं? उत्तर कुरु से आए हैं। एकदम कंफर्म करता है हमारा वायु पुराण कि भैया कुरु एक जनपद था जो कुरुओं का हुआ करता था। क्या कौरवों को ही कुरु कहा जा रहा है? ये कहते हैं कि पुरु लाइनेज के क्या है? बच्चे थे समवर्षण। ठीक है, समावर्षण कह लो, समवर्षण कह लो, या कोई भी नाम कह लो। कहता है सन ऑफ समवर्षण ऑफ द पुरु लाइनेज, पुरु लाइनेज के समवर्षण के लोग ही कुरु हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में डेवलप हुए। ड्यूरिंग द 6th-5th century, Kurus are believed to be have shifted to republic from the government। देखिए कहते हैं कि कुरु शुरू में क्या था? रिपब्लिक था, छोटा था, जातीय था, लेकिन बड़ा होते होते ये क्या बन गया? जनपद बना। जनपद से ये बना महाजनपद, उसके बाद क्या बना? 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल क्लान के रूप में उभर कर सामने आए। तो कुरुओं का भी एक इंपॉर्टेंस हमने देखा। अब आएंगे हम लोग पांचाल। आइए पांचाल वाला सेक्शन भी देख ले। पांचाल वॉज डिवाइडेड इनटू उत्तर पांचाल एंड दक्षिण पांचाल, दो भागों में बटा था। कहते हैं इसकी दो राजधानी थी, काम्पिल्य और अहिछत्र। जो नॉर्दर्न उत्तर वाला पांचाल था वो अहिछत्र था, और जो दक्षिण वाला पांचाल था वो क्या था? काम्पिल्य। अगर मैं कहूं कि ये पांचाल है, इसमें से नॉर्दर्न पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? अहिछत्र। और साउदर्न पांचाल की राज, क्योंकि बहुत बड़ा था, इसको रूल करने के लिए इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफाई करना पड़ेगा तो इसको क्लासिफाई करने के लिए बांट दिया गया दो पार्ट में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान करने के लिए नीचे साउथ की राजधानी काम्पिल्य कर दी।
कहते हैं कि ये कहां पर है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पर हरित क्रांति आई, यहां पर देखने को मिलेगा पांचाल। पांचाल नरेश जो थे, जनक जी, जनक की पुत्री थी कौन, राजा जनक थे ना, हाँ, जनक की पुत्री कौन थी, तो वही थी ना सीता माँ, नहीं वो सॉरी, जनक नहीं थे, पांचाल नरेश थे, नाम तो उनका याद नहीं आ रहा, कहते हैं उन्हीं की रानी द्रौपदी पांचाली के नाम से फेमस हुई, तो पांचाल से पांचाली बना, और ये वो पांचाली है जो पांचों पांडवों से शादी करती है, पांचाल नरेश की ही पुत्री थी। चलो, कहां पर मिलेगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अगर बात पूछे कान्यकुब्ज क्या है, तो बताएंगे कान्यकुब्ज एक ऐसा बड़ा फेमस शहर है जो आजकल बड़े फेमस के रूप में जाना जाता है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क लिखिए और बताइए कान्यकुब्ज क्यों फेमस है, जो कि अभी पांचाल के सेक्शन में पाया जाता है। पांचाल ऑल्सो शिफ्टेड टू रिपब्लिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द 6th एंड द 5th सेंचुरी फ्रॉम बीइंग ऑफ द मोनार्क। मतलब क्या, पांचाल भी शुरू में उतना डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, रिपब्लिक से गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाता है। मतलब जरा सा मैं इसको समझा दूं, अगर मैं रिपब्लिक बोलूं तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो कोई छोटा क्लान है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, इसको गण संघ कहते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे 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 ये जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, धीरे धीरे डेवलप करते करते वही शहर में बदल जाता है, बड़े शहर में बदल जाता है, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तहत हम नाम देते हैं, रिपब्लिक से कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट का मतलब आप क्या समझोगे कि मतलब अब छोटे मोटे नहीं, बड़े लेवल पर शासन और एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इसी को हम बोलते हैं चीफ डोम, चीफ डोम, जिसको हम सिटी के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ गए, तो 16 चीफ डोम्स, महाजनपद के नाम, इंग्लिश में महाजनपद ना कह के चीफ डोम्स कहा जाता। तो पहले ये रिपब्लिक था, लेकिन ये महाजनपद में बदल गया। पहले ये क्या था, क्लान था, लेकिन ये फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में बदल गया। पहले ये जनसंघ था, लेकिन आगे चलकर चीफ डोम में बदल गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ देखते हैं। मल्ल के बारे में मैंने कहा था, पावा के मल्ल, पावा और कुशीनारा, ठीक है, ये पवित्र जगहें हैं, हिंदू के लिए तो है ही है, बुद्धिज्म के लिए भी है, और जैनिज्म के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती। बात करेंगे, महाभारत में मेंशन है मल्लों के बारे में, कहते हैं कि ये वही ट्राइब है जो अंग और क्या, भंगा और कलिंगा से जो है बिलोंग करती। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डबल स्टार बनाइए, ठीक है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बनाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर इसको याद कर जाइए कि मल्ल लोग जो है कुशीनारा पावा के थे, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आखिरी जो प्रवर्तक थे, बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी, यहीं आकर मरते हैं। और अंग जो कि महाभारत से भी कनेक्टेड है, मतलब ये बुद्ध धर्म से भी कनेक्टेड है, जैन धर्म से भी कनेक्टेड है, और हिंदू धर्म से भी कनेक्टेड है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग, वंग और कलिंग, नाम से ही लग रहा है, याद रखना है। बुद्धिस्ट और जैन वर्क की अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, और खास तौर पे मल्ल लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत अच्छे से समझते थे, उन्हें अपनाया था। कुछ मल्ल हिंदू भी थे। दे हैड अ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मोनार्शियल मतलब क्या होता है, मतलब ये वन एंड ओनली, किसी की बात नहीं सुनेंगे, सोवरीन होंगे, किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इनमें से सबसे वरिष्ठ ट्राइबल मैन, जो कि सबसे वरिष्ठ है, सबसे पावरफुल है, थिंक टैंक है, पावर है, वही सबको हैंडल करेगा, इसलिए इसको मोनार्शियल कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें मल्लों के बाद, मल्लों के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं कि मल्ल नाम से ही लग रहा है मल्ल युद्ध, इसीलिए इसका नाम पड़ा था मल्ला। मल्ल मतलब क्या होता है, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, अपने दम पर, ट्राइबल अपनी शक्ति पर किसी भी तरह का वॉर जीतने की शक्ति रखते थे, इसीलिए कहते हैं कि अगर सामने सामने से बिना औजार हथियार के लड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। पहले के जमाने से ही मतलब देखा होगा आपने, महाभारत के समय में भीम से जब लड़ाई होती थी तो उसको मल्ल युद्ध कहा जाता, एक जिएगा एक मरेगा, और अपनी शक्ति के दम पर लड़ाई होगी, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट्स वेपन्स कम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वॉर लाइक होते थे, काफी ब्रेव होते थे, इसीलिए इन लोगों को मल्ल कहा जाता था। अगर हम बात करें कि इसके बारे में क्या बताया गया है, तो बताएंगे मनुस्मृति में भी इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है।
मनुस्मृति में इनके बारे में बताया गया है कि व्रत्य क्षत्रिय होता थे, ये देखो व्रत्य क्षत्रिय हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके स्क्रीनशॉट रखिए। और वशिष्ठ एज द महापरिनिब्बाण सुत्तना, महापरिनिब्बाण सौतांत, ठीक है, महापरिनिर्वाण स्वतांत में इनको वशिष्ठ कहा गया, ठीक है। यही मल्ल लोगों को दो नाम दिए गए, एक नाम हुआ व्रताय, ठीक है, क्षत्रिय लोग लड़ते थे, ये लोग वॉर लाइक और वैरियर हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम ये दिया। ये किसमें कहा गया तो बताएंगे कि सर मनुस्मृति में इनको कहा गया। लेकिन एक महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सौतांत, ठीक है, इसमें इनको क्या कहा गया तो बताएंगे इनको वहां पर वशिष्ठ कहा गया। वशिष्ठ का मतलब होता है जो थोड़े से अलीट हो, सुपीरियर हो, बुद्धि में, शक्ति में, ज्ञान में, आगे बढ़ने में, तो हर तरह से इनका नाम वशिष्ठ हो। चलिए खैर, मल्लों के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वंश के बारे में। वंश क्या है तो इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी वाला सेक्शन मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक तरह का मोनार्कियल गवर्नमेंट फॉर्म था, ठीक है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे ये लोग, वॉर और वेपन्स में कम विश्वास करते थे, ट्रेड और बिजनेस इनका फैलाने का मेन टारगेट था। और अगर हम बात करें क्या, एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो आया राजा, उसका नाम था उद्याना, ठीक है। उद्याना के अंडर में सारी चीजें फुली बुद्धिज्म पर ज्यादा फोकस किया, और साथ ही साथ लेटर बुद्धिज्म में भी इसका नाम फेमस हो जाता है। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा 16 महाजनपद का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, अगली क्लास में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म का सेक्शन कवर अप करेंगे। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इनको कॉपी पेन लेकर, जो अंडरलाइन करवाया है, जो इंपॉर्टेंट लिखवाया है, उसे लिखिए और जरूर याद करिए। अब हम बढ़ेंगे बुद्ध और जैन की तरफ, बट इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।